अब ये है बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गारंटेड आपके ना पक्का प्री बोर्ड में पक्का ही आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चाहे प्री बोर्ड चाहे बोर्ड पक्का ही आएगा। आपने हाफ ईयरली भी एग्जाम दिए हैं ना, उसमें भी आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा, तो अच्छे से समझ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर की रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पर ये वीडियो होने वाली है रियल नंबर का एक वन शॉट, जहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से, एनसीईआरटी से, ठीक है, विद ऑल कंसेप्ट। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चन समझेंगे, ओके। और हम पीवाई की और आर डी शर्मा के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, मींस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होंगे वो, और आर डी शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम कवर करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। जैसे कि देखो बेटा, हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो बेसिकली हमें नंबर्स के बारे में थोड़ा पहले पढ़ना पड़ेगा कि कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होता है, जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, 2/3, 3/4 पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन बट जो नीचे वाली वैल्यू है ना क्यू, वो जीरो नहीं होनी चाहिए, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर 2/0 आ गया तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू जीरो नहीं होता, मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमिनेटर जीरो होता है तो वो रैशनल नंबर है, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो तो वो रैशनल नंबर नहीं है। इसको हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, ओके। और एक चीज और रैशनल नंबर होती है, क्या, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो भी हमारे एक रैशनल नंबर होते हैं। अब बात आती है सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। जैसे देखो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे, देखो 1 जो आता है 1 1 जा 1 होता है, 4 क्या होता है 2 2 जा 4 होता है, 9 क्या होता है 3 3 जा 3 होता है, जो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, है ना। जैसे 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 4 का, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। इसी तरह से 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 5 का, क्योंकि 5 5 से 25 होता है। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, लाइक √1, √9, √16, तो वो एक रैशनल नंबर होता है। वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। अगर 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 रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, कैसा नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो क्या होंगे, 2 3 5 6 7, ये वाले नंबर्स, है ना। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स, जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे कहते हैं हम इरेशनल नंबर। डन। तो ये होता है एक रैशनल नंबर, ये होता है एक इरेशनल नंबर। कुछ नंबर्स और हैं, लाइक थर्ड वन इज ऑड नंबर, जो आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे ऑड नंबर्स। तो क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, उन नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। कौन कौन से 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7, ऐसी सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वही हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, मींस डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अगर जो नंबर 2 से डिवाइड है उसे बोला जाता है इवन नंबर्स, जैसे 2 4 6 8 10, तो ये होते हैं हमारे इवन नंबर। हाँ, नेक्स्ट है आपका क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 और खुद की टेबल में आए,
जो 1 और खुद की टेबल में आए, जैसे 5 है 1 की टेबल में आता है और खुद की 5 की टेबल में आता है, और किसी में आता है नहीं ना, तो इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है। 7 1 की टेबल में आता है, खुद की 7 की टेबल में आता है और किसी में आता है नहीं ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। ओके, अगर 6 है, मान लो ये 1 में आता है, 2 में भी आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर। ये कौन से नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे ये देखो, ये 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। ओनली 1 और खुद में आता तो वो प्राइम नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, एक नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है हमारी, इस पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं 0 1 2 3 4 और यहाँ -1 -2 -3 इस तरह से। तो जो ये हमारे नंबर्स हैं, जितने भी नंबर सारे नंबर लाइन पे देखो 5 6 7 यहाँ पे और चलते जाएंगे, यहाँ नेगेटिव में सारे और नंबर चलते जाएंगे, तो ये सारे हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर आपको देख के पता लग रहा होगा, 2 टाइप्स के इंटीजर हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो ये प्लस वाले नंबर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जो माइनस वाले हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और जो बेटा 0 बचा वो भी एक इंटीजर है, लेकिन ना ही वो पॉजिटिव होता ना ही वो नेगेटिव होता, नॉर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, नॉर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ मैं बेटा प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चल रही है डिवीजन। प्रॉपर लिखूंगा फिर लॉन्ग वीडियो बनेगी जितनी, और उतने हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे भी आप लोग के प्री बोर्ड आने वाले हैं, है ना, तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में प्रॉपर एक एक डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको यहाँ समझना है फिलहाल के लिए भी। तो इंटीजर्स आपके ये होते हैं। जो हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर, ये क्या होते हैं भाई, रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, यूनिवर्स में जितने भी नंबर है, यूनिवर्स में जितने भी नंबर है सारे हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। जैसे देखो, चाहे अगर वो 1/2 फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, रूट में हो, कैसे भी हो, वो सारे हमारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। अभी इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, अगर रूट्स वगैरह में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव नंबर, तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ये बस इतना सा याद रखो, बाकी 11th क्लास में डिटेलिंग है इसके। अगर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट किसी के भी अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर। तो ऐसे नंबर को छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ नंबर। तो ये थे बेटा आपके टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है। देखो, जैसे मान लो आपको मैंने बोला भाई 54 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। हम लोग बचपन से ना एक चीज करते आ रहे हैं, एलसीएम लेते थे, सेम उसी से की तरह यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टर निकलते हैं। देखो, पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2। क्या 2 की डे में 54 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में, ये आता है आपका 27 बार में। ठीक है, अब क्या 27 2 की टेबल में दोबारा आता है, नहीं आता। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 3। क्या ये 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 की टेबल में 9 बार में। क्या 9 आता है 3 की टेबल में, बिल्कुल आता है। कितनी बार में, 3 बार में। क्या 3 आता है 3 की टेबल में, बिल्कुल आता है, 1 बार में। तो इसी तरह से तुम बचपन में एलसीएम करा करते थे, है ना। तो कैसे देखो, आप सबसे छोटा नंबर लिया करते थे भाई, ये 2 की टेल में आ रहा है, ठीक है, फिर 3 की टेल में आ रहा है, फिर 3 की टेल में आ रहा है, फिर 3 में नहीं आता तो फिर 4 में चेक करते थे, 5 में चेक करते थे। इसी तरह से बस आपको ये करना है। नहीं, आपके बाद इतना करने के बाद जो ये आपका आंसर आया 2 3 3 और 3, यही होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यही होते हैं क्या बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है,
कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर अभी मैंने आपको बताया ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अगर हम कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करें मल्टीप्लाई की फॉर्म में, कुछ इस तरह से जो हमने लास्ट करा, जैसे 54 को हमने इस प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा ना, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो वो ये चीज कहना चाहता है। तो अगर कंपोजिट नंबर को हम क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस करें एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, तो उसका जो फैक्टराइजेशन आएगा ना वो क्या आएगा, यूनिक आएगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अब देखो मोटा मोटा मैं आपको बहुत इजी वे में समझा देता हूँ। आपकी क्लास में लेट अज्यूम 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। मैंने 50 के 50 बच्चों को एक क्वेश्चन दिया कि भाई ये आपका 54 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालो। क्या निकालो, इसका प्राइम फैक्टर निकालो। अब सबके सब लग गए भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करने में, इसके सबका आंसर आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सबका आंसर यही आएगा। यही ये कहना चाहता है कि आप 50 100 आपकी क्लास में जितने ही बच्चे थे मैंने सबको 54 का दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो ये और 54 क्या है, एक कंपोजिट नंबर, जैसा ये बोल रहा था कि कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं प्राइम फैक्टर में, जो हमारा आया 233, तो वो एक यूनिक होता है, मींस वो एक अकेलौता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, लेकिन इनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। कोई बच्चा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख दे, या कोई और कोई ऑर्डर चेंज कर दे, लेकिन नंबर सेम यही आएंगे। ये कहता है कौन, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, क्या है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n where n is a natural number, check the where that there is any value of n which 4 की पावर n and with the digit 0। देखो वन टाइम पढ़ता है ना कोई क्वेश्चन बच्चा तो उसको नहीं आता समझ, मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझाता हूँ फिर करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर है 4 की पावर n, 4 की पावर n, और n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है कोई n की एक ऐसी वैल्यू हो सकती है, या 1 2 3 4 ऐसे कोई भी एक वैल्यू हो सकती है कि पुट करने के बाद जैसे मान लो 4 की पावर 2 पुट करा हमने और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। तो यही कह रहा है पुट करने के बाद और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद n की डिजिट जो होगी 0 आ सकती है क्या। जैसे यहाँ पे n की डिजिट क्या आ रही है, 6। तो ऐसे यहाँ पे कोई नंबर लिखने से n की वैल्यू कोई भी पुट करने से 5 10 100 कुछ भी पुट करने से जब उसको सॉल्व करो क्या n की डिजिट 0 आ सकती है, ये कहना चाहता है ये क्वेश्चन। तो आपको बताना है चेक करके कि आ सकती है या नहीं आ सकती है तो कैसे, नहीं तो क्यों। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। तो करते हैं, देखो उससे पहले एक चीज समझो, 10 हो गया, 100 हो गया, या 20 ही हो गया, या 30 ही हो गया, या 500 ही हो गया, इन सब में ना आप एक चीज कॉमन देखोगे। 10 के हम प्राइम फैक्टर निकालो, इसको थोड़ा लाइन वाइज लिख देते हैं हम लोग। 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, या 100 हो गया, कुछ भी नंबर ले लो जिसके एंड में 0 आ रहा है, जिसके एंड में क्या आ रहा है, 0, कोई भी नंबर ले लेना आप लोग, उसके प्राइम फैक्टर निकालो। 2 की टेल में 10 5 बार में, 5 की टेल में ये 1 बार में, तो इसका आया 2 इंटू 5। 20 के निकालो भाई, 2 की टेल में 10 बार में, 2 की टेल में 5 बार में, 5 की टेल में 1 बार में, तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 5। 50 के निकालो भाई, 50 के निकालते 2 की टेल में 25, 5 की टेल में 5, 5 की टेल में 1, तो ये आया 2 इंटू 5 इंटू 5। अब 100 के निकालते हैं, 2 की टेल में 50, 2 की टेल में 25, 5 की टेल में 5, 5 की टेल में 1, तो ये आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आपको इन सब में जिसमें एंड में 0 है उसमें एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है कि सब में देखो 2 और 5 आ रहा है और कोई नंबर नहीं आ रहा, 2 और 5 आ रहा है और कोई नंबर नहीं आ रहा। यही इसकी खासियत है, यही इसकी क्या है खासियत, मतलब और नंबर आ सकता है लेकिन फिलहाल 2 और 5 तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, और कोई भी नंबर आ सकता है लेकिन 2 और 5 तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। चाहे आप कोई सा भी नंबर ले लो, चाहे देखो हमने 30 लिया तो इसका आपको कुछ आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, तो 2 5 यहाँ पर जब भी आया,
मतलब जिसके एंड में 0 है नंबर के, उसमें 25 जरूर आएगा। ठीक है, तो यहां से में एक चीज समझ आती है, अगर किसी नंबर के फैक्टर में, अगर किसी नंबर के फैक्टर में 2 5 आ गया, 2 और 5 क्या हो गया, आ गया, तो इसका मतलब उसकी डिजिट एंड डिजिट 0 से हो सकती है। अगर किसी के फैक्टर्स, जैसे 4 है, ये 4 की पावर n है, तो अगर ये 4 के फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं, 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं, जब ही इसके n की वैल्यू पुट करने के बाद एंड की डिजिट 0 आएगी, n की वैल्यू पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद एंड डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। जब ही कब, जब 4 के फैक्टर क्या हो, 2 और 5, क्योंकि अभी हमने यहां से समझा इस चीज को। ठीक है, तो यहां से देखो हमें साफ साफ दिख रहा है 4 के फैक्टर है 2 इंटू 2, नॉट अ 2 और 5 आ रहे, 2 और 2 सिर्फ ओनली 2 ही आ रहा है ना, 2 इंटू 2 ही आ रहा है। अगर इसके अंदर 5 होता, 5 होता, जब ही 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 होती, लेकिन यहाँ पे 4 के फैक्टर्स 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, 2 के फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी एंड डिजिट 0 से एंड नहीं होगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इसी चीज को आप हमें स्टेटमेंट में लिखना है, इसी चीज को हमें यहाँ पे किस में लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप लोग, 4 की पावर n एंड्स विथ डिजिट 0 if factor of 4 is factor of 4 contain, है ना, contain 2 and 5, 2 and 5। 2 की पावर a क्यों लिखा है, क्योंकि पावर में कुछ हो सकता है, दो बार भी हो सकता है, 5 3 बार भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा कंटेन 2 and 5, बट factor of 4 is 2 into 2। this means any value of n for which 4 की पावर n not ends with the digit 0, जो मैंने आपको समझाया था वो वहां पे सिर्फ मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया है। आपको और अपनी लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश में बना के लिखना, वैसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, सेम टेपना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपके एनसीईआरटी का ही है बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस देखो मैंने मैक्सिमम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं इसके अंदर, तो वीडियो को मिस मत करना, स्किप मत करना, अच्छे से देखना। ओके, कह रहा एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and this number are composite number। हमें बताना है ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं। तो पहला है 7 into 11 into 13 plus 13। उससे पहले एक बार कंपोजिट नंबर याद कर लो, मैंने क्या बताया था, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन क्या हो, 2 फैक्टर्स हो। देखो यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पे देखो 3 नंबर मल्टीप्लाई में है, तो उसको ऑब्वियसली बात है 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, लेकिन ये देखो ये प्लस में है। अगर ये प्लस में नहीं होता और इसकी जगह यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये होता ही नहीं, तो सीधा सीधा भाई लिख देते हैं मोर देन, दिस नंबर हैव अ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। लेकिन यहाँ पर ये प्लस का जो साइन आ गया है ना, इसने यहाँ पे काम खराब कर रखा है भाई। तो क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जो ये पहला पार्ट है इसमें और इसमें 13 कॉमन है, तो 13 को कॉमन ले लो। जब यहाँ से 13 कॉमन लिया हमने पहले पार्ट में से, तो बचा 7 और 11, और यहाँ से 13 कॉमन लिया तो बचा हमारा 1। समझ रहे हो मैंने क्या करा है, इन दोनों में से 13 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 7 into 11 प्लस का प्लस, और यहाँ से 13 कॉमन लिया तो बचा 1। 7 into 11 77 प्लस 1, 13 77 प्लस 1 78। 13 78 का और फैक्टर्स हो सकते हैं क्या,
बिल्कुल हो सकते हैं, साफ दिख तो रहा है। 2 की डिटेल में 78 बिल्कुल आता है। 6 आया 3, 18 9 बार में, फिर 3 की डिटेल में 13, फिर 13 की डिटेल में 1। तो 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 3 इंटू 2। तो साफ साफ दिख रहा है इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। और देखो हर एक नंबर का 1 भी एक फैक्टर होता है, तो एक और 1 भी लिख देते हैं यहाँ पे हम। तो साफ साफ दिख रहा है दिस नंबर हैव अ मोर देन 2 फैक्टर, दिस नंबर हैव अ more than 2 factor. So this number is composite number. So this number is composite number. ओके, सेम इसी तरह से बेटा एक और क्वेश्चन है इसका, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। तो सेम इसमें भी सेम तरीका करते हैं। ये एक पोर्शन हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला एक ही नंबर्स होते हैं, जब प्लस और माइनस है ना उसको दो अलग नंबर में डिवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन ले लेते हैं, बचा 7 6 4 3 2 1। क्या क्या बचा, 7 6 4 3 2 1, प्लस में यहाँ से 5 कॉमन लिया तो बचा 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 7 6 42, 42, 42 को 4 से करा 8 और ये 16, फिर इसको 3 दूनी 6, 6 से और करेंगे इसको, 8 6 48 का 4, 36 का 4 10, 1008 आया, और ये प्लस में 1। इनको प्लस करा तो कितना आ गया हमारा 1009, और इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही होता है। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर। सेम स्टेटमेंट इसके नीचे लिख दोगे आप, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका बेटा एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। एचसीएफ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पहले समझ लो। फुल फॉर्म होती है बेटा इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब ये निकालते कैसे हैं, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर निकालो, और उनके में जो कॉमन है, उनमें क्या है जो कॉमन, उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर है उनको पिक करके मल्टीप्लाई करो, वो आपका एचसीएफ है। समझ रहे हो, कोई भी नंबर है उसका क्या निकालो, प्राइम फैक्टर, उसके बाद उसमें जो कॉमन है, उसमें जो कॉमन है और जिनकी पावर कम है उसे उठा लो, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो देखो दो नंबर है 6 और 20, 6 और 20, इनके प्राइम फैक्टर निकाल लो पहले। तो 6 का क्या होगा बेटा, 2 की डिटेल में 3 बार में और ये 1 बार में, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 हुए। 20 के 2 की डिटेल में 10 बार में, 2 की डिटेल में 5 बार में, 5 की डिटेल में 1 बार में, 2 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर। मैंने क्या बताया आपको, एचसीएफ क्या होता है, क्या कह रहा है ये कि पहले प्राइम फैक्टर निकाल लो, निकाल लिया, उसमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन है भाई 2, कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे हमारा 2 कॉमन है। अब कह रहे जो कॉमन है उसमें देखो स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, यहाँ पे 2 है, उसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो पावर किसकी कम है, 2 की पावर 1 की, तो यही आपका एचसीएफ हुआ, यही आपका क्या हुआ, 2 की पावर 1 एचसीएफ, और पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपका एचसीएफ कितना हुआ यहाँ पे, इसका 2 हुआ। ठीक है, अब कह रहे हैं इसका एलसीएम भी निकालना है हमें, तो एलसीएम एक बार समझ लेते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब ये कैसे निकालते हैं, जो नंबर है आपका उसके प्राइम फैक्टर निकाल दो, और सबको, इसमें कुछ कॉमन नहीं देखना, जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर है सबको पिक कर लो, इसमें क्या करना है आपको, जो भी नंबर है उनके प्राइम फैक्टर निकालो, और जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर है सबको उठा लो, वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब देखो आपने 6 और 20 के यहाँ पे हमने क्या निकाला,
प्राइम फैक्टर निकाल लिए। यहाँ पे कौन कौन से नंबर हैं, 2 है, 3 है और 5 है। 2 है, 3 है और 5 है। 2 दो बार है ना, तो एक 2 ही तो हुआ, तो 2 है, 3 है और 5 है। तो देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 के स्क्वायर की, तो उसको उठा लो भाई। 3 कहाँ पर है, यहाँ पर, और कहीं 3 है इसमें नहीं है। अब एक बात बताओ, 3 यहाँ पर है और कहीं है ही नहीं, तो ये अकेले में खुद ही बड़ा हुआ। अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता तो 3 स्क्वायर बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे तो 3 और कोई है ही नहीं ना, तो ये खुद ही बड़ा हुआ, तो ये उठा लो इसको। 5 और कोई है कंपेयर करने के लिए, कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं बड़ा, नहीं है ना कंपेयर करने के, तो इसको भी उठा लो। उठा लिया, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 और ये 5, 4 3 12, 12 पंचे 60, तो एलसीएम आ गया 60 और एचसीएफ आ गया 2। एक बार और समझ लो, एचसीएफ के लिए क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पहले प्राइम फैक्टर निकालो। दूसरा स्टेप कॉमन देखो, कॉमन क्या है, प्राइम फैक्टर निकाले तो हमने कॉमन देखा 2 है, तो 2 कॉमन देख लिया। उसके बाद देखो कम पावर किसकी है, जो कॉमन है उसमें 2 कॉमन था, कम पावर 2 की पावर 1 थी, तो वही आपका एचसीएफ हुआ। एलसीएम लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लिए भाई, प्राइम फैक्टर। उसके बाद क्या करना है आपको, कॉमन ऑमन कुछ नहीं देखना, जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर है सबको उठा के मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 का स्क्वायर सबसे बड़ा है, तो 2 का स्क्वायर उठा लिया हमने। 3 यहीं पर है और कहीं तो नहीं है, जो अकेला है तो उसको लेना ही याद रखना। देखो जो कॉमन है उसमें बड़ा नंबर जिसकी हाईएस्ट पावर ज्यादा है, और जो अकेला है जो कॉमन नहीं है उसको तो यहाँ पे लिखना ही आपको एलसीएम में, बस इतना सा याद रख लेना। तो देखो 3 और कहीं नहीं है, तो 3 भी यहाँ लिख दो, 5 और कहीं नहीं है तो 5 यहीं लिख दो। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका एलसीएम आ गया। ओके, अब एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। कह रहा फाइंड द एचसीएफ और दिस नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड देयर एलसीएम। बेसिकली यहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं, 96 और 404 का। तो सबसे पहले स्टेप प्राइम फैक्टर निकालो, तो 96 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 की टेल में बताइए, 4 8, 2 की टेल में ये 2 4, 2 की टेल में ये 1 2, 2 की टेल में ये 6, 2 की टेल में ये 3, 3 की टेल में ये 1। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हुए। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि एक सिंगल 3 था। तो 96 के प्राइम फैक्टर ये आ गए हमारे। अब हम निकालते हैं 404 के प्राइम फैक्टर। 2 की टेल में 202, 2 की टेल में 101, और 101 किसकी टेबल में आता है, किसी के में भी नहीं आता, ये एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ आएगा अपने खुद की टेबल में, 101 की टेबल में, 101 जा 101। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 का स्क्वायर और 101, 2 का स्क्वायर और 101। ठीक है, अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, प्राइम फैक्टर निकाल लिया, उसके बाद कॉमन क्या देखना है, कॉमन क्या है 2, फिर जो कॉमन है उसमें कम पावर किसकी है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की, तो इसका आंसर आ गया 2 की पावर 2 4। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, ग्रेटेस्ट पावर वाले सारे पिक कर लो, और जो अकेला है उसको तो लेना ही है। जैसे देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 5 है, 3 अकेला है ना तो उसको तो लेना ही है, 101 अकेला है ना तो उसको भी लेना ही है। अब इनको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 32 इंटू 3 इंटू 101, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इंटू 101, 101 को 6 से करा तो 606 आएगा, तो 60 हो गया कैरी, 9 को करेंगे तो 909 आएगा, तो प्लस करेंगे 969, तो इसका मल्टीप्लाई करके बेटा आपका एलसीएम आएगा 9696। ठीक है, फिर एग्जांपल फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम दिस नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। देखो तीनों को और से देखो एक प्राइम नंबर है, ये और किसी टेबल में आता ही नहीं है खुद के अलावा, मतलब 17 में ही आएगा, 23 में ही आएगा, 29 में ही आएगा, तो उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो यही होंगे। ओके, अब देखो इसके साथ कुछ नहीं है ना तो 1 लिख सकते हैं हम लोग, बताया था ना हमने प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो 1 की टेबल में भी आते हैं, तो 1 इसके साथ लिख दो।
तो जो HCF होता है इन नंबर्स का वो हमेशा 1 आता है जब भी कुछ कॉमन नहीं है, जब भी कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन होता है। क्यों? क्योंकि हम 1 लिखते नहीं है, होता है लेकिन 1, तो इसलिए 1 कॉमन है, तो HCF क्या हुआ हमारा 1 हुआ। और LCM क्या बताया था हमने, जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर और जो अकेला है उसको तो लेना ही है, तो यहाँ पे तो कॉमन 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और जो अकेला है वो तो लेना ही है। अकेला 17 भी है, 23 भी है और 29 भी है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब ये है बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गारंटेड आपके ना पक्का प्री बोर्ड में पक्का ही आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, चाहे प्री बोर्ड चाहे बोर्ड पक्का ही आएगा। आपने हाफ ईयरली भी एग्जाम दिए हैं ना, उसमें भी आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा, तो अच्छे से समझ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको LCM और HCF फाइंड करना है, आपको LCM और HCF फाइंड करना है, किसका, इसका और इसका। देखो एक P एक नंबर है जिसके ना हमें फैक्टर पहले से दिए हुए हैं, A का स्क्वायर, B की क्यूब और C। Q एक नंबर है, उसके फैक्टर है हमारे अल्फाबेट में A की पावर 4 और B की पावर 2। सेम चीज फॉलो करनी है जो अभी तक मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं। क्या? वहां पे नंबर्स होते थे, यहाँ पे अल्फाबेट से। जैसे वहां पे होता था 2 का स्क्वायर, यहाँ पे है A का स्क्वायर। वहां होता था 5, मान लो 5 की क्यूब, यहाँ पे है B की क्यूब। बस इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। तो HCF निकालते हैं सबसे पहले। तो HCF के लिए मैंने 3 चीजें बताई थी। क्या? पहले प्राइम फैक्टर, जो उसने पहले से हमें करके दिए हुए हैं। दूसरा कॉमन, देखो कॉमन क्या है, कॉमन है बेटा क्या, A और B। कॉमन देख लिया। उन कॉमन में देखो पावर कम किसकी है, A में पावर कम है A स्क्वायर की, B में पावर कम है B स्क्वायर की, है ना। A में देखो A स्क्वायर A की पावर 4 है तो कम है A स्क्वायर, B में B क्यूब है B स्क्वायर, तो यहाँ पे है B स्क्वायर। बस यही आपका HCF, इतनी सी बात है। ठीक है ना। अब एलसीएम में क्या बताया था हमने आपको, प्राइम फैक्टर करो, हो रखे हैं, हाईएस्ट पावर वाले सब पिक कर लो। देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, लेकिन हमें कौन सा लेना है, हाईएस्ट पावर वाला, जो है A की पावर 4। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, लेकिन हमें कौन सा लेना है, हाईएस्ट पावर वाला, B का क्यूब। सी अकेला है और कहीं नहीं है, मैंने कहा था अकेला है उसको नहीं छोड़ना, उसको भी ले लेना है भाई, सी। तो ये हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी था ना। अब देखो ये है आपका एक और क्वेश्चन, ये एचसीएफ एलसीएम से ही रिलेटेड है। ये एचसीएफ का क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे ना ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है आपको, तो ये एचसीएफ की बात करें, क्योंकि एचसीएफ में एच क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट मींस ग्रेटेस्ट, बात एक ही है ना। तो ये बोलना चाहता है, कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा ये भी बता दूं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके सारे आरडी के क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो भी मैं करा रहा हूं फिलहाल। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572, 699। आपको एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताना है, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताना है जब हम इन तीनों को डिवाइड करें उस नंबर से, जब हम इन तीनों को डिवाइड करें उस नंबर से, तो उनके रिमाइंडर 4, 5, 6 बचे। समझ रहे हो? आपको एक ऐसा नंबर बताना है जब हम उसको 4, 4, 5 से डिवाइड करें, 4, 4, 5 से क्या करें, डिवाइड, जो रिमाइंडर बचे ना उसका क्या बचे, 4। और जब 572 से डिवाइड करें, इससे तो 4 बचे, और 572 से डिवाइड करें तो 5 बचे, और 6 से डिवाइड करें तो 6 बचे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्या बचाना है, ये रिमाइंडर बचना चाहिए, है ना। तो इन रिमाइंडर को पहले माइनस ही कर दो उन नंबर्स में से। तो वो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे बेटा आपके, 445 माइनस 4, 441, 572 माइनस 5, 5, 67 और 699 माइनस 6 जो होगा 693। ठीक है, अब जो आपके ये 3 नंबर्स आए हैं, हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है ना, तो उसके लिए अब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब एचसीएफ निकाल देंगे हम किसका, 441 और 567 और 693 का, तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड हो जाएगा। तो हम जैसे भी हमने क्वेश्चंस करें उसी बेस पे निकालते हैं प्राइम फैक्टर वाले तरीके से। 441
567,693। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है हमें? सबसे पहले प्राइम फैक्टर, तो इन तीनों के प्राइम फैक्टर करते हैं सबसे पहले। 441 ये आता है आपका किसकी टेबल में? 3 की टेबल में। 1 बार में 12 आया हमारा, 4 बार में 21 7 बार में। फिर ये दोबारा 3 की टेबल में 12 4 बार में, 27 9 बार में। फिर ये 7 की टेबल में 7 बार में, फिर 7 की टेबल में ये 1 बार में। तो 3 2 बार आया, 3 का स्क्वायर। 7 2 बार आया तो ये भी 7 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसी तरह से 567 का निकालेंगे बेटा हम प्राइम फैक्टर। 3 की टेबल में 1 15 5 3 सॉरी 26 24 8 27 9 189। फिर 3 की टेबल में 18 6 बार में और ये 3 बार में। फिर 3 की टेबल में 21, फिर 3 की टेबल में ये 7, फिर 7 की टेबल में ये 1। तो इसके प्राइम फैक्टर आए 3 3 3 3 4 बार, तो मतलब 3 की पावर 4 इंटू में 7। अब इसी तरह से 693 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 3 की टेबल में ये 2 3 1 बार में, फिर 3 की टेबल में 21 आया 7 21 आया 7 77 बार में। फिर 7 की टेबल में ये 11 बार में, फिर 11 की टेबल में ये 1 बार में। तो ये आया 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11। तो कुछ इस तरह से हमने पहले क्या निकाली है? इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? हमें क्या निकालना था? एक सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड करने पे क्या हो, 4 5 6 रिमाइंडर बचे। तो सबसे पहले हमने वो रिमाइंडर माइनस करा। फिर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो ग्रेटेस्ट के लिए हमें क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो क्या बताता है हमें? सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देता है, इसीलिए। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट मीन हाईएस्ट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इनका एचसीएफ निकाला। किनका? इन 3 नंबर्स का जो रिमाइंडर माइनस करके आए, 441 567 और 693 का। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर जो हमने कर लिए। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा? यहाँ पे कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टर कर लिया, उसके बाद कॉमन। कॉमन क्या है भाई? 3 और 7। उसके बाद जो कॉमन है उसमें कम पावर किसकी है? 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर की पावर कम है। 7 में 7 का स्क्वायर 7 7, तो अकेले 7 की पावर छोटी है। 3 का स्क्वायर 9 7 और 7 9 63। तो 63 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड करने पर 4 5 6 रिमाइंडर बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब ये भी आपका बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने इस वीडियो में आपके लिए डाले हैं, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और कुछ आरडी के क्वेश्चन जो हैं, है ना। तो अच्छे से समझो, अच्छे से वीडियो देखो। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज स्किप मत करना, बिल्कुल अच्छे से देखो, कॉपी पेन अपने हाथ में लेके। जो मैंने क्वेश्चंस करा दिया है, वीडियो पॉज करो, जो आपके समझने के बाद वीडियो पॉज करो, देन उसको फिर आप अपने आप करो। ठीक है ना। समझ में आ गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ो। समझ नहीं आया, दोबारा देखो उसको। ओके, किस तरह से करो? ड्यूरिंग अ सेल, कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन पैक ऑफ 24 ईच एंड क्रेयॉन्स इन पैक ऑफ 32 ईच। कह रहा है एक सेल चल रही है, सेल के अंदर क्या हो रहा है? जो कलर पेंसिल है, जो कलर पेंसिल है इन पैक, उसके अंदर 24 कलर्स है। कलर पेंसिल कितनी है उसके अंदर? 24। ठीक है। और जो क्रेयॉन्स हैं उसके पैक में, क्रेयॉन्स के पैक में कितने हैं? 32। मतलब एक पैक ऑफ पेंसिल में, पेंसिल कलर में 24 पेंसिल कलर है, और एक क्रेयॉन का पैकेट है उसके अंदर 32 क्रेयॉन्स हैं। ठीक है। इफ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ, और आपने इनके पैकेट खरीदना चाहते हो, लेकिन कह रहा है द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स। कुछ इस तरह से पैकेट खरीदना चाहते हो आप लोग कि टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कलर, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कलर और टोटल नंबर ऑफ क्रेयॉन्स, वो दोनों इक्वल हो जाए। वो दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, एक सेल चल रही है, सेल में कलर पेंसिल के एक पैकेट में 24 है और क्रेयॉन्स के एक पैकेट में 32 है। पैकेट लिख देते हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है आप ना पूरा पैकेट खरीदना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, पूरा पैकेट खरीदना चाहते हो, लेकिन पैकेट आप इस तरह खरीदना चाहते हो कि कलर पेंसिल और क्रेयॉन्स टोटल काउंट करे तो वो इक्वल हो, टोटल काउंट करे तो वो क्या हो, इक्वल हो। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे, दोबारा समझो। 24 एक पैकेट में और एक पैकेट में कितने हैं, 32। अगर आप दोनों के दो दो पैकेट खरीदते हो, दोनों के दो दो पैकेट खरीदते हो, एक पैकेट में 24 है तो दो पैकेट में कितने कलर पेंसिल हो गए बेटा, 48, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक पैकेट के में 32 है तो दो पैकेट में कितने हो गए, 64, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 32 को। तो दो पैकेट में, एक में 48 है और एक में 64 है, पेंसिल है 48 और क्रेयॉन्स है 64। तो ये कहना चाहता है कि कितने नंबर ऑफ पैकेट क्रेयॉन्स के खरीदें और कितने नंबर ऑफ पैकेट कलर पेंसिल के खरीदें कि वो दोनों नंबर जब काउंट करें वो इक्वल हो, वो दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो इसी तरह से अब आगे भी और चलते रहेगा। अब हमें जब तक करना है, जब तक देखना है, जब तक कि ये दोनों इक्वल ना आ जाए, वो क्या ना आ जाए, इक्वल ना आ जाए। समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब अगर हमें निकालना क्या है यहाँ पे, लीस्ट नंबर ऑफ पेंसिल कलर एंड क्रेयॉन्स इन जो पैकेट है उनके, वो क्या होंगे, एलसीएम होगा इन दोनों नंबर्स का। लीस्ट नंबर ऑफ पेंसिल कलर एंड क्रेयॉन्स क्या होगा, एलसीएम होगा 24 और 32 का। इस एलसीएम से हमें क्या मिलेगा, एलसीएम निकाल के देखो, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा, जो इन दोनों नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा, जो 24 की टेबल में भी आता होगा और जो 32 की टेबल में आता होगा। हमें एलसीएम करके क्या मिलेगा बेटा, एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 24 की टेबल में भी आता है और 32 की टेबल में भी आता है। तो उससे होगा क्या, देखो मैं बताता हूं आपको। उससे पहले आप एलसीएम निकाल लो इसका, 24 और हम 32 का एलसीएम निकाल देते हैं। 24 और 32 का तो सेम तरीके से निकालते हैं जो अभी हम सीखते आ रहे हैं। 32 के प्राइम फैक्टर, कुछ ये होंगे, 2 2 2 2 5 टाइम्स 2 तो 2 की पावर 5, और 24 के 2 3 बार और 3 एक बार। तो ये कुछ फैक्टर्स आए हैं किसके, 24 और 32 के। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर वाले आपको सब पिक करने हैं। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5, और जो अकेला होता है वो तो लेना ही होता है, मैंने बताया था ना, तो 3। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 इंटू में 3, 3 2 6 और 3 3 96। तो एक लीस्ट नंबर ऑफ एक ऐसा लीस्ट नंबर आ गया जो 24 और 32 से डिवाइड है। एक ऐसे एक छोटा सा नंबर आ गया जो 24 और 32 से क्या है, डिवाइड है, वो नंबर है 96। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितने नंबर ऑफ पैकेट खरीदने पड़ेंगे, किसके, पैक्स कलर पेंसिल के और क्रेयॉन्स के। देखो दोनों का लीस्ट नंबर क्या आया जो दोनों से डिवाइड है, 96। एक कलर पेंसिल में कितने, एक पैकेट ऑफ कलर पेंसिल में कितने कलर है, 24। तो इसको 24 से डिवाइड कर दो तो एक कैंसिल होकर आ गया हमारा 4। तो मैं 4 पैकेट ऑफ कलर पेंसिल खरीदने होंगे और नंबर ऑफ क्रेयॉन्स पैक, हमें क्रेयॉन के कितने पैक्स खरीदने पड़ेंगे, 96 को डिवाइड कर दो जितने एक पैकेट के क्रेयॉन्स में है, 32, वो आ गया 3। तो इसका मतलब हमें 4 पैकेट खरीदने पड़ेंगे कलर पेंसिल के, 3 पैकेट खरीदने पड़ेंगे नंबर ऑफ क्रेयॉन पैकेट्स के। उससे क्या होगा, जब 4 खरीदेंगे हम तो 4 इंटू 24, क्योंकि एक पैकेट में कितने हैं, 24 है ना, 4 इंटू 24 96, और क्रेयॉन्स के एक पैकेट में कितने हैं, 32, 32 इंटू 3 96। तो देखो दोनों इक्वल आगे गिने आगे नंबर्स में, और यही तो हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। बेसिकली
और इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या करना है आपको, दोनों का एलसीएम, जो एलसीएम आएगा जितने पैकेट में है उससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पैकेट आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, डिट्टो सेम, 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट है, पैक ऑफ 24 और 15, रेस्पेक्टिवली ना आई नीड टू बाय इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट। सेम क्वेश्चन, सेम चीज पूछ रहा है, वहां पे कलर थे, यहाँ पे 2 ब्रांड की चॉकलेट है। तो ब्रांड ए, ब्रांड ए चॉकलेट्स इन पैक, एक पैकेट में कितने हैं भाई 24, और ब्रांड बी चॉकलेट इन पैक कितने हैं 15, ठीक है ना। तो इनका जो लीस्ट नंबर होगा, तो एलसीएम निकाल देते हैं इनका 24 और 15 का। तो उसके लिए हमें 24 और 15 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसका तो ये आएगा, अभी हमने निकाला भी था 24 को, दोबारा निकाल देते हैं। चलो 24 का आया 12, 2 की टेल में 6, 2 की टेल में 3 और ये 1, तो 2 की पावर 3 इंटू में 3, 15 का तो साफ साफ आएगा हमारा 3 इंटू 5। ओके, तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो इसका एलसीएम आया हमारा क्या, एलसीएम में क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर है सबको पिक कर लो। देखो 2 और कहीं पर है नहीं, तो ये खुद ही हुआ बड़ा, तो 2 की पावर 3 ग्रेटेस्ट, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन पावर 1 ही है तो 3 आ गया। 5 अकेला है, मैंने कहा था अकेला है तो उसको नहीं छोड़ना, उसको भी पिक कर लेना जब एलसीएम निकालते हैं। 2 की पावर 3 8, 3 और ये 5, 8 24, 24 पंजे 120, तो उनको 120 नंबर ऑफ चॉकलेट चाहिए। तो अब पैकेट कितने चाहिए, पैक्स ऑफ ब्रांड ए चॉकलेट, ब्रांड ए चॉकलेट कितना होगा, 120 को डिवाइड कर दो, ए चॉकलेट के ब्रांड में कितने चॉकलेट्स हैं 24 से, तो ये आ गया आपका 5। और पैक ऑफ ब्रांड बी चॉकलेट, ब्रांड बी चॉकलेट्स कितना है, 120 को डिवाइड कर दो जितनी ब्रांड बी के अंदर पैकेट के अंदर चॉकलेट्स हैं 15, तो ये आ गया आपका 6। तो ए की चाहिए हमें 5 और बी ब्रांड की चाहिए हमें 6 पैकेट, जब जाके वो नंबर्स में इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट कह रहा है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई भी 2 इंटीजर हैं ए और बी, अगर हम उसका एचसीएफ निकालते हैं और उसका एलसीएम निकालते हैं तो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, क्या कहना चाहता है, किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम, किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम, तो उसके हम एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के बराबर के। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझो, 2 नंबर हैं 6 एंड 20, हमने इसका एचसीएफ निकाला और एलसीएफ निकाला, तो इसका एचसीएफ आएगा हमारा 2 और एलसीएम आएगा इसका हमारा 2 का स्क्वायर 3 5 60 आएगा। इसका एलसीएफ कितना आएगा 60, मैंने डायरेक्टली निकाल दिया है, आपको मैं निकालना सिखा चुका हूं, है ना। तो इन दोनों नंबर्स का 6 और 20 का एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आया 60। तो ये कहना चाहता है इन 2 नंबर्स का, किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ क्या है 2, एलसीएम क्या है 60, 2 इंटू 60, वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के। वो नंबर्स क्या है 6 और 20, 6 और 20, ये कहना चाहता है। देखो ना 2 इंटू 60 120 और 6 इंटू 20 120, इक्वल आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई भी एक चीज मिस कर देगा, कोई भी एक चीज क्या कर देगा मिस, मान लो एचसीएफ एलसीएम दे दिया, एक नंबर गायब कर देगा, एक नंबर दे देगा। जैसे देखो एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, ये 6 नहीं दिया और 20 दे दिया, तो बोलेगा एक नंबर बताओ क्या होगा, या बोलेगा एचसीएफ दिया होगा एलसीएम नहीं दिया होगा, दोनों नंबर दिए तो बोलेगा एलसीएम बताओ क्या होगा। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो उसको भी देखो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने को क्वेश्चन दिए हुए वाला, इसी के बेसिस पे द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, हमें एचसीएफ दिया हुआ है भाई 2 नंबर का,
कितना 145 और एलसीएम भी दिया हुआ है हमें कितना 2175। वन नंबर 725 है, तो एक मान लेते ए हमारा 725 है। फाइंड द अदर नंबर करना है, मीन्स हमें बी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड कर लेते हैं भाई। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के। तो एचसीएफ है हमारे पास 145, एलसीएम है हमारे पास 2175 इक्वल टू ए इंटू बी। ए क्या है हमारे पास 725 और बी हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। मैंने क्या करा है, जो आपको ये फॉर्मूला बताया है बस वही चीज मैंने इस फॉर्मूले यहाँ पे लिख के उसके अंदर पुटिंग करी है। एचसीएफ 145 गिवन था तो एचसीएफ की जगह 145, एलसीएम 2175 गिवन था तो एलसीएम की जगह 2175, बी हमारे पास 725 था तो ए हमारा 725 था तो ए की जगह 725, बी नहीं पता था तो बी को मैंने बी ही रहने दिया। ओके 145 इंटू 2175, ये 725 इधर मल्टीप्लाई में बी के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा और इधर बचा हमारा बी। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो करते कैंसिल, जैसे हमारा 5 की टेल में कट रहा है बेटा कितनी बार में ना, सीधे सीधे काटें इसको 725 2175 से। अगर हम 725 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दिया 15 का 1, 3 दूनी 6, 1 7, 7 या 21, बिल्कुल 725 से ये पूरा कट रहा है बेटा एक बार में 3 बार में। और 145 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दिया 15, 15 का 1, 4 दिया 12, 13 का 1, 3 कम 3 और 1 4। तो हमारा आंसर आ गया बी की वैल्यू 435। तो कुछ इस तरह से करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के बेसिस पे। कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ और टू नंबर इज दिस एंड दिस, वन नंबर 30 है तो फाइंड द अदर नंबर। सेम क्वेश्चन है, एलसीएम दिया हुआ है कितना 180, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 6, एक नंबर दिया हुआ है तो ए हो गया हमारा 30, अदर नंबर फाइंड करना है मीन्स बी फाइंड करना है, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो, पहले खुद करो क्वेश्चन इसको सेम उस तरीके से, फिर चेक करना वीडियो ऑन करके, ठीक है। मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे इसको, लेकिन आप वीडियो पॉज करो, पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फिर क्रॉस चेक करना आपका सही आ रहा है या नहीं, और कमेंट में जरूर बताना कि आपका फर्स्ट टाइम में सही आया था हाँ या ना। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है ए इंटू बी के, यही पढ़ा है हमने अभी फॉर्मूला। एलसीएम दिया हुआ है हमें 180, एचसीएफ दिया हुआ हमें 6 और ए दिया है हमें 30, बी हमें नहीं पता, वो निकालना है। 30 मल्टीप्लाई में है तो इधर आगे हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू पी। 30 से 180 कैंसिल कितनी बार में 6 बार में, और 6 6 36, तो बी की वैल्यू आ गई हमारी 36, अदर नंबर आ गया हमारा 36, ठीक है। अब ये है बेटा हमारा एक क्वेश्चन और आर.डी. शर्मा का, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। देखो थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो रही है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं। ये नहीं है आपके 2 दिन बाद एग्जाम है तो मैं आपको गिने चुने 10 क्वेश्चंस करा दूं, तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं इंपॉर्टेंट तो वो मैंने इस क्वेश्चंस इस वीडियो में डाले हुए हैं। तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अच्छे से करो क्योंकि हम प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं यहाँ पे। ओके प्री बोर्ड आने वाले ना, जैसे आप लोगों के भी किसी के 2 तारीख से, किसी के 12 तारीख से, 15 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं प्री बोर्ड्स, तो प्री बोर्ड के साथ साथ आपकी बोर्ड की भी तैयारी होती रहेगी यहीं से। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। एक नंबर को अगर हम 17 से इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ एंड दिस, ठीक है। कहना चाहता है एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जिसको अगर हम 17 बढ़ा देते हैं, 17 इंक्रीज कर देते हैं, तो वो डिवाइड हो जाए किससे, इससे भी और इससे भी, डिवाइड हो जाए किससे, इससे भी और इससे भी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, दोबारा समझो। एक नंबर है उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया 17 ऐड कर दिया, एक नंबर है मैंने उसमें क्या ऐड कर दिया 17। अब आपको वो नंबर बताना क्या है, उसमें 17 ऐड करने के बाद जब हम डिवाइड करें इसको 520 से और एक बार डिवाइड करें 468 से, वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाए।
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक आपको एक ऐसा छोटा नंबर बताना है जिसको 17 इंक्रीज करके वो ये दोनों से डिवाइड हो जाए, वो ये दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो आपको निकालना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, नॉट अ हाईएस्ट। हाईएस्ट बोलता हूँ एचसीएफ निकाल देते हैं, स्मॉलेस्ट बोल रहे हैं क्या निकाल देंगे हम, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल देंगे। बस इस तरह से याद रख लो दिमाग में, स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहे हैं और तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों का एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या निकाल देंगे उसके लिए, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इसके डेफिनेशन में देखो एलसीएम के फुल फॉर्म में नाम आ रहा है, एक ऐसा नंबर देता है एलसीएम की जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या देगा, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल मीन्स एक ऐसा नंबर देगा जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बेसिकली यहाँ पे सिर्फ क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे किसका, 520 और 468 का। तो भाई एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 520 के पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम लोग। 2 की टेल में 260, फिर 2 की टेल में 130, फिर 2 की टेल में 65, फिर ये 5 की टेल में आएगा 13 बार में, 13 की टेल में ये 1 बार में। देखो ये चीज मैं बताना नहीं, अब ये डिवाइड तो करके दिखाऊंगा नहीं मैं आपको, इसलिए मैं सीधा डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेन चीज ये समझाने वाली मैंने समझाई, अभी कैलकुलेशन तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं बेटा यहाँ पे कि भाई 2 को 520 से डिवाइड करा 260 आया, 2 को 260 को डिवाइड करके दिखाऊंगा 130 आया। 10th क्लास में हो इतना तो आपको आता है, इतना तो मैं सोच के चलूँ, है ना। तो 520 के फैक्टर्स ये आए, 2 आया 3 टाइम्स तो 2 की क्यूब, और ये 5 और ये 13। इसी तरह से 468 का एलसीएम निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर 2 3 4 1 1 7, 3 की टेल में 3 और ये 9, फिर 3 की टेल में 13, फिर 13 की टेल में ये एक बार में। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और इंटू 13। तो एलसीएम कैसे निकालते थे भाई, प्राइम फैक्टर, उसके बाद जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, तो कॉमन 2 है तो उसकी हाईएस्ट पावर 13, 13 भी कॉमन है, 13 भी कॉमन है, क्या लिख रहे हैं हम भी, 2 की पावर 3, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3, 13 भी कॉमन है और हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 13 की पावर 1 13 होता है। 5 अकेला है, मैंने कहा था ना जो भी अकेला होता है एलसीएम में वो लेना ही होता है। 3 भी अकेला है तो 3 का स्क्वायर है ये, तो उसको भी ले लो और इन सबको कर दो मल्टीप्लाई। 2 की क्यूब 8, 13 का 13, 5 का 5, 3 का स्क्वायर 9, 8 पंजे 40, 40 को 9 से करा 360 इंटू 13, 13 को 360 से करेंगे, 13 को 0 से करा 0, 13 को 6 से करा 78 का 7 कैरी, 13 13 39, 39 और 6 39 और 6 46, 4680। ये मैंने नॉर्मली माइंड में कैलकुलेशन करी है, बस मल्टीप्लाई करा और कुछ इसमें मैंने बड़ी बातचीत नहीं करी है, कंफ्यूज मत होना। 360 को नॉर्मली मैंने 13 से मल्टीप्लाई करा है, इस यहाँ ऐसे करने के सिवा मैंने माइंड में कैलकुलेशन करी है, ठीक है। तो भाई इनका एलसीएम आ गया हमारा कितना बेटा, 4680। तो ये एक ऐसा लीस्ट नंबर है, एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो डिवाइड है किससे, 520 और 468 से। लेकिन उसने ये बोला था कि ऐसा नंबर बताओ उसको 70 इंक्रीज करने पे वो डिवाइड हो, 70 इंक्रीज करने पे वो डिवाइड हो, समझ रहे हो। अभी जो हमारा नंबर आया 4680, ये क्या आया, ये एक ऐसा नंबर आया जो 520 और 468 से डिविजिबल है, 468 से 520 से डिविजिबल है। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा था लेकिन आपको वो नंबर नहीं बताना जो इनसे डिविजल है, वो नंबर बताना है जो 17 इंक्रीज करने के बाद डिविजल हो, 17 इंक्रीज करने के बाद डिविजल हो। तो वो क्या होगा, यही होगा। कैसे, लेकिन क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर which an increase by 17 is exactly divisible by exactly, बस मैंने नॉर्मल क्वेश्चन लिख दिया पूरा, डिविजिबल बाय 520 एंड
468 इज, जो ये आपका आंसर आया ना 4680, इसमें से 17 माइनस कर दो, 4663, ये आपका आंसर होगा। अब बात आती है सर आपने माइनस क्यों करा। देखो क्वेश्चन क्या होता है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, उसको इंक्रीज करे 17 तो वो डिवाइड हो जाए दोनों से। तो ये एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर से डिवाइड होगा। एलसीएम से हमें ये पता चला, एलसीएम निकालने से ये पता लगा इन दोनों नंबर से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये बोला था 17 इंक्रीज करने जब हो, तो मैंने क्या करा, इसी में से 17 माइनस कर दिया, इसी में से क्या कर दिया मैंने 17 माइनस कर दिया, तो आया 4663। अब इसमें 17 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4680, और 4680 कैसा नंबर था, जो इन दोनों से डिविजिबल था, इसलिए मैंने 17 माइनस करा, क्योंकि क्वेश्चन ने ये बोला हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस लाइन को हटा देता तो सीधा आंसर हमारा 4680 हो जाता। ठीक है ना। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा, ये आपकी आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की, इरेशनल नंबर। शुरुआत में मैंने बताया था इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसे हम पी वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। और वो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, जब रूट में कैसे नंबर्स हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो। कैसे नंबर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, वो हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बताया था मैंने, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25, 1 1 जा 1, 4 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, 2 2 जा 4, 9 भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, 3 3 जा 9, 16 भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, 4 4 जा 16, इसी तरह से 25 भी 5 का। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर्स है, ये ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, परफेक्ट। इसके अलावा जो भी नंबर बचे, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये होते हैं हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, और यही हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले उन क्वेश्चंस को करने के लिए एक थ्योरम बताई गई है आपकी एनसीईआरटी में, तो उसको पहले समझ लो। कह रहा है पी बी है प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ई। कहना चाहता है कि पी एक प्राइम नंबर है, पी क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है। अगर अगर p डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर से, p किससे डिवाइड हो रहा है, p डिवाइड हो रहा है कोई भी एक स्क्वायर वाले नंबर से, p एक प्राइम है, अगर वो कोई भी एक स्क्वायर नंबर से डिवाइड हो रहा है, चाहे वो 2 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, 5 का स्क्वायर हो, वो उससे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब जो p होगा ना, वो बिना स्क्वायर हटा के जो नॉर्मल नंबर बचा a, वो उससे भी डिवाइड होगा। ये थ्योरम ये कहना चाहती है, अगर एक प्राइम नंबर है वो अगर 2 स्क्वायर से डिवाइड है, एक प्राइम नंबर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 स्क्वायर से, तो वो 2 से भी होगा। बस इतनी सी बात है ये थ्योरम जो कहना चाहती है। ठीक है, इतना सा ये चीज दिमाग में रखना, इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आगे आपको, वो इसमें यूज होगा, जो क्वेश्चंस आगे करेंगे उसमें क्या होगा, यूज होगा। बस इतना सा याद रखना आपको। ठीक है, और वो क्वेश्चंस ये है, √3 इरेशनल और 3 + 2 √5 इरेशनल, इन्हें हमें प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन गारंटेड 3 to 4 मार्क्स का पेपर में आना ही आना है, 100% है, 100% पेपर में पक्का ही आना है। तो अच्छे से समझना, जो भी डाउट आ रहा है, पहली बात तो आना नहीं चाहिए, मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, आता है कमेंट में पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ये बड़ा एक एग्जांपल आपका कह रहा है प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि √3 एक इरेशनल नंबर है। हमें पता है कि एक √3 एक इरेशनल नंबर है, जो मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अगर स्क्वायर रूट में क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, और 3 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो इरेशनल नंबर होता है, हमने पढ़ा भी। लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज को प्रूफ करके दिखाना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों को घुमाता भी है दिमाग उनका। स्टेप वाइज समझो क्या करना है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप वाइज समझो, लेट कर लो, √3 इज रैशनल नंबर, √3 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो अपॉन में होते हैं, a/b। डन,
तो हमने वो लेट कर लिया कि √3 एक रैशनल नंबर है। हमें प्रूफ करना है रैशनल है, लेकिन हमने लेट क्या कर लिया है कि ये एक रैशनल नंबर है। समझ रहे हो, हमें प्रूफ करना है ये एक इरेशनल नंबर है, हमने लेट कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, लेट करा है, माना है, ठीक है ना। लेट कर लिया हमने रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है तो बेटा वो इक्वल होगा a/b के, हमने पढ़ा था वो फ्रैक्शन में होता है रैशनल नंबर, तो इसलिए हमने ये किसके इक्वल होगा a/b के, क्योंकि हमने माना है कि एक रैशनल नंबर है। और एक चीज और यहां लिखना, वेयर a and b is co-prime, a and b is co-prime। यहां पर बेटा ये स्टेटमेंट्स के ही मार्क्स है, याद रखना इस बात को, स्टेटमेंट मिक्स आधा एक मार्क्स कट। अब यहां पर हमने क्या लिखा है, ए और बी क्या है, को प्राइम है। अच्छा ए और बी क्या होते हैं, सॉरी को प्राइम्स क्या होते हैं, ए और बी कह रहा हूं मैं अभी। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे टू नंबर्स होते हैं, ऐसे टू नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। जैसे मान लो 2 और 3 है, 2 और 3 है, 2 1 की टेल में आता है और खुद की 2 की टेल में आता है, हाँ खुद की 2 की टेल में आता है। 3 1 की टेल में आता है और खुद की 3 की टेल में आता है ना, और किसी में तो नहीं आता। अब इनके जो फैक्टर्स है 1 और 2 1 और 3, इसमें कॉमन क्या है, ओनली 1, कॉमन क्या है, ओनली 1। तो इसका मतलब 2 और 3 एक को प्राइम नंबर्स है, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर्स 1 हो, जिनके कॉमन फैक्टर्स 1 हो उसे हम को प्राइम कहते हैं, जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो उसे हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को, क्योंकि ये चीज आगे यूज होनी है, मैं बताऊंगा आपको कहाँ होनी है ना, एंड में बताऊंगा आपको मैं इसका कहाँ यूज है, क्योंकि पूरा खेल इसी पे है। तो हमने लेट करा था रैशनल नंबर, तो इसलिए हमने a/b के इक्वल लिखा, और यहाँ पे a और b एक को प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। a को b से, b को √3 से करा तो b√3, 1 को a से करा a। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप में बोथ साइड स्क्वायर करना है, बोथ साइड क्या करना है, स्क्वायर। इसी हिसाब से ऐसे मैं बता रहा हूं, इसी आपको स्टेप को फॉलो करना है। स्क्वायर करेंगे भाई, b√3 का स्क्वायर, यहाँ पर a है तो a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। जब सेम रूट के नंबर्स को दो बार मल्टीप्लाई करा जाता है, लाइक √2 इंटू √2 2 आता है, √3 इंटू √3 3 आता है, √5 इंटू √5 5 आता है। किसी भी सेम रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो इसलिए 3 बचा, b का स्क्वायर b और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में है b के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर मतलब a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से, मीन्स 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 3 डिवाइड a स्क्वायर से हो रहा है, मैंने अभी थ्योरम पढ़ाई थी ना, अगर एक 3 एक प्राइम नंबर है, अगर वो 3 डिवाइड हो रहा है किससे, a स्क्वायर से, तो 3 डिवाइड्स होगा किससे, a से भी। अगर a स्क्वायर बाय 3 है ना, तो a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से, तो 3 डिवाइड्स a स्क्वायर कर रहा है तो 3 डिवाइड्स a भी करेगा, बाय थ्योरम जो भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो यहां से ये चीज हमें समझ आई, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर कर रहा है तो 3 डिवाइड्स a भी करेगा, सो 3 डिवाइड्स a। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर a की जगह आपको पुट करना है 3c, a की जगह क्या पुट करना है आपको, 3c, और यहाँ पे c क्या है, एनी इंटीजर, c इज एनी इंटीजर। अच्छा हमेशा 3c मत करना, अगर यहाँ पे √3 की जगह √2 होता, √2 की जगह √5 होता तो क्या करते, तो a की जगह √2 होता तो a की जगह 2c पुट करते, इतना स्टेप फॉलो करते सेम। अगर 2 होता तो क्या पुट करते, a की जगह 2c। अगर √5 को रैशनल नंबर प्रूफ करना तो a की जगह क्या पुट करते, 5c। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन में एक जहां पर है वहां पे क्या लिख दो, 3c लिख दो, जो हमने ये वाली इक्वेशन बनाई है। b स्क्वायर a स्क्वायर बाय 3 है, a की वैल्यू कितनी है, 3c, 3c का स्क्वायर अपॉन में 3,
b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं 3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर अपॉन में 3 से 9 कैंसिल 3 बार में, तो ये b स्क्वायर और ये 3c स्क्वायर, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो b स्क्वायर बाय 3 हो गया इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहां से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है किसको b स्क्वायर को, तो 3 डिवाइड करेगा b को भी, 3 डिवाइड करेगा b को भी, ठीक है। 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स b। ये चीज आपको यहां तक करनी है, उसके बाद क्वेश्चन खत्म, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है, उससे प्रूव हो जाएगा √3 एक इरेशनल नंबर है। तो पहले समझ लो हमने करा क्या था एक बार और अच्छे से। हमें प्रूव करना था √3 एक इरेशनल नंबर है, तो आप उसको लेट कर लो रैशनल नंबर है, ये क्या है एक रैशनल नंबर है। देखो हमें करना है रैशनल है, हमने लेट करा है रैशनल, तो एक्चुअल हम करने क्या वाले हैं यहाँ पे कि जो हमने लेट करा है, जो हमने माना है उसको गलत प्रूफ कर देंगे, जो हमने माना है उसको हम क्या कर देंगे गलत प्रूफ। ऐसा करने से क्या होगा, वो ना होके वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। हमने माना क्या है रैशनल, और हम इसको प्रूफ कर देते ये रैशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा था, रैशनल नंबर माना था तो उसको a बाई बी के इक्वल लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, बोथ साइड स्क्वायर करा, तो 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हुआ, तो 3 डिवाइड हो रहा है a स्क्वायर से, बाय थ्योरम हमने पढ़ा था 3 डिवाइड a स्क्वायर करेगा तो 3 डिवाइड्स a भी करेगा। इतना करने के बाद a की वैल्यू पुट करेंगे 3c ही क्यों करी, क्योंकि यहाँ पे √3 था, अगर √5 होता तो 5c पुट करते। पुट करने के बाद यहाँ से हमें सेम चीज यहाँ पे मिली, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आके b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किससे 3 से, तो 3 डिवाइड b स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स b भी होगा, ठीक है। अब लिखना क्या है पहले वो समझ लो। हमने माना था कि √3 एक रैशनल नंबर है और a और b को प्राइम है, a और b क्या है को प्राइम, मतलब a और b का ओनली कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, a और b का कॉमन फैक्टर क्या है ओनली 1। लेकिन गौर से देखो, गौर से देखो, a जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, b भी जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। नहीं आया समझ में क्या कर रहा हूं, देखो जरा, हमने a और b को क्या माना था को प्राइम, लेकिन यहां पर जो भी हमने यहाँ पे करा है ये, इससे ये दिख रहा है कि जो a है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, b भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 भी कॉमन फैक्टर है। ऑब्वियस सी बात है, कोई नंबर a जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा है और जो b नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब a और b का एक नंबर और कॉमन हुआ, वो हुआ 3, एक कॉमन नंबर और हुआ जो हुआ 3। तो इसका मतलब जो हमने ये माना था कि भाई √3 एक रैशनल नंबर है, a और b को प्राइम है, को प्राइम होते तो a और b का फैक्टर और कोई नंबर नहीं आता 1 के अलावा, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 3। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी अजम्पशन गलत मानी थी, और हमने अपनी अजम्पशन क्या मानी है कि √3 एक रैशनल नंबर है, जो हो गई गलत। तो उससे ये प्रूव होता है √3 एक इरेशनल नंबर है, तो उससे क्या प्रूव होता है √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा हम लोग, therefore a and b have a 3 as a common factor, 3 as a common factor, 3 क्या एक कॉमन फैक्टर है, बट a and b have a not a common factor other than 1, not a common factor अदर देन 1। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, देयरफॉर a और b के 3 एक कॉमन फैक्टर आया, लेकिन जो हमने पढ़ा है उससे ये पता चलता है a एंड b हैव अ नॉट अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उसका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो आर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो इससे क्या प्रूफ होता है, √3 इज इरेशनल नंबर, दैट्स इट, हैंस प्रूफ्ड। तो कुछ इस तरह से करेंगे ये क्वेश्चन को। देन अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी देखो हमें क्या करना है, इरेशनल, लेकिन ये तो थोड़ा अलग तरीके से होना है और ये आसान है। ये क्या है, आसान। जब सिंगल रूट का नंबर हो, लाइक √2, √3, √5, √7, तो उसको आपको उसी तरीके से करना है जो अभी हमें आपको लास्ट एग्जाम्पल कराया, उसी तरीके से करना है, डिट्टो। अगर अगर किसी रूट के नंबर के साथ कोई मल्टीप्लाई में नंबर आ जाए, या प्लस में आ जाए, या माइनस में आ जाए, या डिवाइड में आ जाए, तो उसको अलग तरीके से करा जाता है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उसको अलग तरीके से कराता है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सिंगल रूट का नंबर है, उसके साथ कोई नाम प्लस में है, ना मल्टीप्लाई में, ना माइनस में है, ना डिवाइड में है, तो उसको उसी तरीके से करना है। अदरवाइज इसको इस तरीके से करना है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है, 3 + 2√5 को, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। क्या मान लेना है कि भाई एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल होगा भाई, a/b के, बताया था ना मैंने अभी। और यहाँ पर a और b क्या होंगे, वेयर a and b इज को-प्राइम। डन। इतना करने के बाद यहाँ पे आपके देखो मैंने बताया था अकेला रूट नहीं होगा, इसके साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई ना कोई नंबर होगा। तो आपको करना क्या है, इसके बाद जो कुछ भी है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रूट का नंबर होना चाहिए, बाकी सब ए और बी के पास ले जाओ, ए और बी के पास ले जाओ, जैसे इक्वेशंस में लेके जाते हैं, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, जैसे इक्वेशंस में करते हैं ना, उस तरीके से। यहाँ पे लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रूट का नंबर रहना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए उसके साथ। तो ये प्लस का 3 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे बेटा, ये बी है, एलसीएम तो ले नहीं सकते, जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई, b1 = b, फिर क्रॉस, 1 को a से a, b को 3 से 3b। कुछ इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, b को 1 से करा b, 1 को a से करा a, b को 3 से करा 3b। मैंने क्या कहा था, रूट अकेला होना चाहिए, 2 अभी भी मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड में ले जाओ, a - 3b अपॉन 2 डिवाइड में आया तो 2b। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। बस आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहाँ पे आपका। अब बात है सर स्टेटमेंट क्या लिखनी है। देखो, देयरफॉर a - 3b अपॉन 2b, पी वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, एक रैशनल नंबर। सो बेटा एनओ लिख रहा हूं तो नो नहीं है, वो नंबर है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। a - 3/2b इज अ रैशनल नंबर, सो √5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, √5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये एक रैशनल नंबर है, इसके इक्वल में ये नंबर लिखा है, तो ये भी तो रैशनल ही होना चाहिए, क्योंकि इक्वल में लिखा हुआ है। इक्वल में लिखा आपने सामने वाली चीज क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल। अगर ये एक रैशनल है तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल होगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि अगर a - 3b/2b रैशनल नंबर है तो √5 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। बट कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट हमें पता है क्या, कि √5 एक इरेशनल नंबर है, √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ना। देखो ये एक रैशनल है तो सामने वाला भी क्या होना चाहिए, रैशनल, लेकिन ये है क्या, इरेशनल। तो क्या कभी रैशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है, कतई नहीं हो सकता। क्या कभी रैशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है, कतई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या समझ आता है हमें, जो भी हमने करा है, जो भी हमने माना था वो गलत है। बट कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट, √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा अराइज क्यों हो रहा है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन because our assumption is incorrect, because our assumption is incorrect। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी assumption क्या है बेटा, गलत है, जो थी एक रैशनल नंबर है, जो कि क्या थी, एक रैशनल नंबर है ये।
तो हमारी एजम्पशन गलत हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। दैट्स इट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और बचा है बेटा हमारी इस वीडियो का, प्रूफ दैट √2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये सेम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरह करना है, बस यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या, देखो आगे इसको थोड़ा कुछ अलग तरीके से करेंगे, अलग नहीं सेम है, बस एक स्टेप ऐड हो जाना एक्स्ट्रा। लेट कर लो √2 + √3 इज इरेशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। लेट कर लिया, फिर उसका स्टेप क्या होता है हमारा कि इसको a/b के इक्वल लिख दो, और वेयर a और b इज, वेयर a and b इज को-प्राइम। डन। अब देखो क्या है, यहाँ पे ना √2 है, अब मैं प्लस में है तो इसको इधर तो लेके आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा था सिंगल रूट उधर होना चाहिए, सिंगल नहीं है, दो हैं एक साथ। तो क्या करा जाए इसमें, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो दोनों रूट के नंबर्स प्लस माइनस हो रहे हो, तो इस केस में आप क्या करना, बोथ साइड स्क्वायर कर देना। बोथ साइड क्या कर देना बेटा, स्क्वायर कर देना। बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, √2 + √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप देखो √2 + √3 का होल स्क्वायर है, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। ओके, तो a की जगह √2 है, b की जगह √3 है। √2 का स्क्वायर प्लस में 2 × ab, तो 2 × √2 और b की जगह √3, प्लस में b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल में क्या है बेटा, a² / b²। क्लियर, मैंने क्या करा है, यहाँ पे a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, a² मतलब √2 का स्क्वायर, इंटू में 2 × ab मतलब 2 × √2 × √3, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, और इक्वल में a/b का होल स्क्वायर, तो a² / b²। √2 का स्क्वायर होता है 2, सेम रूट के नंबर्स को स्क्वायर करते हैं तो रूट रिमूव हो जाता है, और √2 × √3 √6, और √3 का स्क्वायर 3, और इक्वल में लिखा है a² / b²। 2 + 3 5, 5 + 2 √6 इक्वल में a² / b²। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा नहीं बन गया है ना, ये क्वेश्चन लास्ट जैसा क्वेश्चन नहीं बन गया। देखो प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, है ना। और इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, कैसे करते थे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, b² को 1 से करा b², 1 को a² से करा a² को 5 से करा b² को 5 से करा 5b², और 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में 2। और उसके बाद बेटा स्टेटमेंट सेम, क्या सेम, जो भी आपको मैंने लास्ट बताया, क्या लिखोगे, सेम डिट्टो। इसकी जगह क्या लिखोगे, जो हमारा ये आया है इधर वाला, और उधर √5 था शायद, तो उसकी जगह क्या लिखोगे, √6, सेम डिट्टो। दिस इज अ रैशनल नंबर, सो √6 आल्सो रैशनल नंबर, बट कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट, √6 इज अ इरेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन, क्यों हो रही है ऐसी अराइजन, बिकॉज ऑफ हमारी एजम्पशन गलत है। तो उससे क्या प्रूव होता है, √2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। सेम उसी वही चीज यहाँ पे लिख दोगे, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे बेटा मार्क्स कर देंगे, स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। इसी के साथ डे 1 चैप्टर 1 कंप्लीट होता है बेटा हमारा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे चैप्टर 2 के साथ।